नमस्कार, मैं रिंकी बत्रा और आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स। कोविड की दूसरी लहर सभी के लिए भयावह थी। इतनी तैयारियां होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम चूक गए थे। विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पीजीआईएमएस की वाइस चांसलर प्रोफेसर अनीता सक्सेना जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। मैम, आपसे कुल मिलाकर हम पहला सवाल यही पूछना चाहते हैं कि कोविड की दूसरी लहर के लिए हम तैयार थे भी और नहीं भी थे, लेकिन अभी ओमिक्रॉन आ चुका है और इसको भी कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा खतरा है। पीजीआईएमएस ने कितनी तैयारियां कर रखी हैं? पीजीआईएमएस ने अच्छे से तैयारी करी हुई है, इतना बोल सकती हूँ मैं आपको। सेकेंड वेव में यस बहुत तेज़ी से बढ़ा था और शायद मेंटली फिज़िकली हम लोग तैयार नहीं थे, लेकिन उससे बहुत सीख ली है और बहुत सारी फ्रंट पर उसकी तैयारी करी, जैसे ऑक्सीजन, बेड्स, आईसीयू, ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और डाइवर्जन कैसे करना है, कैसे एकदम से ह्यूमन रिसोर्सेज को हमको कहाँ से कहाँ ले जाना है, वो सारा रोस्टर एक तरह से हमारा बना हुआ है। तैयारी पूरी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ओमिक्रॉन ना ज़्यादा तंग करे, ना ज़्यादा सीरियस हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। हम तैयारी हुई हुई है। हमारी 3 फेजेज़ हैं। फर्स्ट फेज़ में हम कुछ एरिया खोलेंगे हॉस्पिटल का जो कि कोविड के लिए होगा, सेकंड फेज़ में कुछ और थर्ड फेज़ में काफ़ी सारे बेड हमारे तैयार हो जाएंगे। और इसके अलावा पीडियाट्रिक साइड से भी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि इस बार कुछ अंदेशा है कि बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो पीडियाट्रिक वार्ड, पीडियाट्रिक आईसीयू, ऑक्सीजन पॉइंट्स, वो सब भी तैयारी हो चुकी है उसके भी। नो डाउट आपने बताया है कि तैयारियां पूरी कर रखी हैं और आशा भी यही करते हैं कि खतरा ना बढ़े। 33 साल का आपको एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, तो क्या आपकी फील्ड का कुछ एक्सपीरियंस इस बार कोविड में देखने को मिल सकता है? देखिए, मैंने एम्स में बहुत साल काम किया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल न्यू दिल्ली, और पिछले करीब 2 साल से हम वहाँ जूझ रहे हैं, इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और मैं यही कहूँगी कि सेकेंड वेव में हम भी चूक गए थे थोड़ा सा, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है, एक क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस जो इस पेंडेमिक का हम लोग को हुआ है, उससे बहुत हम लोग समझदार हो गए। मैं ऐसा समझती हूँ, हम सभी बहुत समझदार हो गए और हमको लग रहा है कि अब हमको किसी भी थ्रेट के लिए हम तैयार हैं। और एक जो एडिशनल चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि कोविड के चक्कर में हमें नॉन कोविड को भूलना नहीं है। पहली बार जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें एकदम से लॉकडाउन हो गया तो नॉन कोविड मरीजों को बहुत परेशानी हुई जी। हमने उसके लिए टेली मेडिसिन, टेली कंसल्टेशन स्टार्ट कर दिया था और वो काफ़ी मदद भी किया उसने। लेकिन अभी भी हमारा यही रहेगा, ट्राई यही करेंगे कि कोविड को तो देखेंगे ही, लेकिन नॉन कोविड को भूलें नहीं। चाहे हम उन्हें फ़ोन से, टेली मेडिसिन से कैसे भी उनका इलाज कर सकें, करें। और वो तैयारी भी साइमल्टेनियसली हो रही है और हो गई है। तो ऐसा इस बार की जो तैयारी है वो कोविड के लिए भी है और ये भी है कि नॉन कोविड मरीजों को परेशानी ना हो। मैम, कोविड में लोगों ने कुछ ज़्यादा ही, अगर देखा जाए तो औषधियों को भी ज़्यादा अपनाना शुरू कर दिया था कि जो घरेलू चीज़ें हैं उनको यूज़ करने लगे थे कि इससे शायद कोरोना नहीं होगा। तो वो एक तरीके का साइड इफ़ेक्ट ला सकता है लोगों की ज़िंदगी में या नहीं? मैं तो कहूँगी बिल्कुल ला सकता है। और मैं आपको सेकेंड वेव का एग्जाम्पल बता सकती हूँ कि सेकेंड वेव में इतना स्टीरॉयड यूज़ हुआ, घरेलू नहीं है वो, लेकिन वो घरेलू ही बन गया था, सब दुकानों पे मिलना शुरू हो गया था, बल्कि मार्केट से ही निकल गया था। इतना एक्सेस यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स हुआ है कि उसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। बहुत सारे लोगों की शुगर बढ़ गई, उन्हें डायबिटीज़ हो गई। कुछ केसेस आपने म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस के भी सुने होंगे। ये मैं नहीं कह सकती कि वो स्टेरॉइड से हुआ है, लेकिन डेफिनेटली स्टेरॉइड से इम्यूनिटी कम होती है तो इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी गलत हुई हैं और मुझे लगता है इसके बारे में भी लोग समझदार हो गए हैं और इस तरह से, जिस तरह से पिछली बार लोगों ने लेफ़्ट एंड राइट यूज़ करा इन दवाइयों को, वो शायद नहीं करेंगे। घरेलू औषधियों का जैसे आप समझते हैं, काढ़ा या इस तरह का, उसका क्या साइंटिफिक इफेक्ट होता है उसका कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन जिस चीज़ में कोई नुकसान नहीं है उसको करने में कोई हानि भी नहीं है। कई लोग स्टीम लेना पसंद करते हैं, कई लोग काढ़ा पीना पसंद करते हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन ये जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जैसे स्टेरॉइड है या एंटीबायोटिक का एक्सटेंसिव यूज़, ये सब अवॉइड होना चाहिए। यानी कि अगर अभी देखा जाए तो वैक्सीनेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और भारत सरकार ने भी जैसे अपील की है कि सभी को वैक्सीन की डोज लगानी अनिवार्य है। हम वैसे ही 100 करोड़ वैक्सीन में आगे रह रहे हैं। तो अभी जो है बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी। अभी हाल ही में सिविल हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा। तो उसको लेकर लोगों को क्या चेतावनी आपकी ओर से जानी चाहिए?
एक तरह से तो ये अच्छा है कि लोग अब आगे आ रहे हैं वैक्सीन के लिए, तो जो भी 10, 15, 20% जो बच गए हैं वो भी अपना वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन के लिए जो भीड़ है उसको भी हमें मैनेज करना चाहिए, इतना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, मास्क इंश्योर करना चाहिए। और मैं देख रही थी कि सिविल हॉस्पिटल में इस बात के बारे में अनाउंसमेंट भी हो रहा था, लोग पर्सनली भी जा के लोगों को थोड़ा डिस्टेंस पे खड़ा कर रहे थे। लेकिन वैक्सीन के लिए जो आ रहे हैं वो वेलकम है, मेरे हिसाब से वो वेलकम है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वैक्सीन आज अगर लग रही है तो उसके 14 दिन तक इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी, तो वो प्रिकॉशंस उनको फिर भी लेने हैं। तो क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप करने में 2-3 हफ्ते लगते हैं, कई लोगों को सेकेंड डोज लगी है उनको भी 10-15 दिन लगेंगे इम्यूनिटी आने में। लेकिन वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है। और अब सरकार ने बूस्टर डोज या थर्ड डोज का भी अनाउंस कर दिया है, तो मुझे लगता है लोगों को और लग रहा है कि हम अपनी दोनों डोज कंप्लीट कर लें थर्ड डोज आने से पहले, थर्ड डोज की टाइम आने से पहले। तो इसलिए भी थोड़ी भीड़ है। एक बार ये सारे वैक्सीनेशन हो जाएंगे तो भीड़ भी कम हो जाएगी। जी, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो वैक्सीन लगवानी तो अनिवार्य है ही, साथ ही मास्क और सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। PGIMS ने पूरी तैयारी कर ली है तीसरी लहर को देखते हुए। अब कुल मिलाकर केसेस जो है हरियाणा में आज में ही 12 केसेस अब तक नोट कर लिए गए हैं। कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।